Hello everyone, welcome to my channel Electronics Hacker. This is कौशल मौर्य and I hope you are very well safe and sound. सो दोस्तों आज के वीडियो में हम मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं सेलुलर टेलीफोनी। तो दोस्तों सेलुलर टेलीफोनी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेलीफोन के बाद जब कोई मूविंग फ़ोन बना, जब कोई सेल फ़ोन की बात आई, जब कोई फ़ोन ऐसा जो बिना वायर के काम करता उसकी बात आई, तो सेलुलर टेलीफोनी की स्टडी की गई और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेलुलर टेलीफोनी क्या होता है। तो दोस्तों सेलुलर टेलीफोनी क्या होता है कि यह जो है सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोनी संचार सेवाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। और सेलुलर पद्धतियों का उद्देश्य क्या था कि उस समय के उपभोक्ताओं को ऐसा प्रोवाइड कराना था, ऐसी सेवा प्रोवाइड कराना था कि वह गतिमान हो, मतलब आप घर में ही ना उसका यूज़ करें, वह वायर से कनेक्टेड ना हो बल्कि वायरलेस हो। ठीक है, जैसा आप घर के बाहर जा रहे हैं तब भी आपके लिए काम आए। और इन सेवाओं की आवश्यकता बिजनेसमैन, उच्चाधिकारी, डॉक्टर, सेल्समैन और फील्ड जॉब करने वाले लोगों को पड़ती थी। तो चलिए इसके कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं, इसके कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में मिलिट्री कम्युनिकेशन में मोबाइल रेडियो टेलीफोन का प्रयोग किया जाता था। 1946 में पहली कार आधारित टेलीफोन सेंट लुइस में स्थापित किया गया। दोस्तों कार आधारित का मतलब होता है कि समय पड़ने पर किसी जगह पर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, उसके बाद उसको हटाकर दूसरे जगह पर लेकर जाना, उसी को कार आधारित बोलते हैं। कार आधारित जैसे अभी आपका कुंभ लगा था तो वहाँ पर नेटवर्क जाम ना हो, नेटवर्क की कवरेज व्यस्त ना हो, तो इस वजह से वहाँ पर कार नेटवर्क लगाए गए थे, कार टावर्स सेट किए गए थे अलग अलग मोबाइल कंपनियों के द्वारा। सरकार ने भी बजट दिया था और मोबाइल कंपनियों ने अपनी सेवा बेहतर करने के लिए वहाँ लगाए भी थे। तो उसको हम बोलते हैं कार आधारित, जिसको समय तक जब कोई भी यूज हो रहा हो, जैसे कहीं पर मान लीजिए बड़ी रैली हो गई तो वहाँ उस रैली में कार जो है आधारित नेटवर्क लगा दिया जाता ताकि नेटवर्क वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, और जैसे रैली ख़त्म होती है लोगों का जमावड़ा वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो उसको हटा लिया जाता है, उस टावर को, कार टावर को, या कार आधारित जो भी नेटवर्क होता है। तो वही होता है दोस्तों कार आधारित। तो यह कार आधारित सबसे पहले सेंट लुइस में स्थापित किया गया और इस प्रणाली में एक ऊंची इमारत पर एक बड़ा सा ट्रांसमीटर स्थापित किया गया था। और इस प्रणाली में सिग्नल भेजने व रिसीव करने के लिए एक ही चैनल का प्रयोग किया जाता था। कहने का मतलब है कि बोलने हेतु यूज़र को एक बटन दबाना पड़ता था जो कि ट्रांसमीटर को इनेबल करता था तथा रिसीवर को डिसेबल करता था। मतलब एक समय में या तो आप बोल पाएंगे या तो आप सुन पाएंगे। और उसके बाद उसी सिस्टम को हम उस जो बटन थी जिसको दबाने के बाद या तो हम बोलते थे या तो सुनते थे, उसको बोलते थे पुश टू टॉक सिस्टम, और इसी सिस्टम के नाम से जाना जाता था। 1950 के बाद कई शहरों में इसे स्थापित किया गया और इस तकनीक को सीबी रेडियो, टैक्सी तथा पुलिस कारों द्वारा प्रयोग किया जाने लगा। 60s के डिकेड में, 60 के दशकों में IMTS इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विस की स्थापना की गई और इस पद्धति को एक माउंटेन के ऊपर स्थापित किया गया जिसकी पावर कैपेसिटी, शक्ति जो थी वो बहुत हाई थी, 200 वाट की थी, जो 200 वाट के ट्रांसमीटर का प्रयोग करता था। लेकिन अब की बार इसने दो फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ किया, एक फ्रीक्वेंसी को चैनल रिसीव करने के लिए और एक फ्रीक्वेंसी को चैनल भेजने के लिए। तो अब यहाँ पर पुश टू टॉक बटन की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। अतः जो आपका ये पुश टू टॉक बटन थी इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई, मतलब एक साथ आप बोल भी सकते हैं और एक साथ आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने दो फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ किया है। और दोस्तों जो IMTS था इसमें इन्होंने 23 चैनल का यूज़ किया था जो कि 150 मेगाहर्ट्ज़ से 450 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी बैंड में स्थित होते थे। और कम चैनल होने के कारण यूज़र को डायल टोन सुनने में काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ता। ट्रेडिशनल मेथड था भाई, यही शुरू हुआ था, तो इसमें चैनल्स भी कम थे, यूज़र भी कम थे, लेकिन इतने तो यूज़र थे ही कि इनको और चैनल की आवश्यकता पड़ी आगे, इसी वजह से इन्होंने और सारा डेवलप किया। तो उस समय जब चैनल कम था इस वजह से यूज़र को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था डायल टोन सुनने में, और ट्रांसमीटर की पावर क्षमता भी जो होती थी इतनी अधिक नहीं होती थी कि जो दो एडजेसेंट सिस्टम के मध्य इंटरफेरेंस ना होने दे, तथा इसे जो इंटरफेरेंस हो जाते थे इसको ना होने के लिए इसको दोनों को दो ट्रांसमीटर्स को कई सौ किलोमीटर दूरी पर रखना आवश्यक था। तो ये सारे लिमिटेशंस थे। तो इन समस्याओं के कारण तथा सीमित क्षमताओं के कारण यह सिस्टम इम्प्रैक्टिकल था, व्यवहार में आना संभव नहीं था। यह सिर्फ था तो बन तो गया था,
लेकिन बड़ा कॉस्टली हो जाता था और व्यावहारिक नहीं था। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे होता था, कैसे सेलुलर स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया। तो सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता था कि बेल लैब्स द्वारा AMPS मतलब एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम का आविष्कार किया गया तथा 1982 में इसे अमेरिका में इंस्टॉल किया गया और इसे इंग्लैंड में भी प्रयोग किया गया और इसे टाक्स कहा जाता था, TACS कहा जाता था तथा जापान में इसे MCS LI कहा जाता था। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाने जाना लगा और वही सिस्टम AMPS एडवांस्ड मोबाइल सिस्टम हर जगह इंस्टॉल किया गया और अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि AMPS में भौगोलिक क्षेत्र मतलब कोई जियोग्राफिकल एरिया है तो भौगोलिक क्षेत्र में छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता था जिसको हम सेल बोलते थे। सेल दोस्तों अभी जब आपने मेरे कवर फोटो पे देखा था थंबनेल पे, तो जो सेल बने हुए थे एक क्या कहते हैं सिक्स गोनल की तरह, उसकी तरह खटभुज की तरह बने हुए थे जिसकी 6 भुजाएं थी। तो हेक्सागोनल की तरह वो बने हुए थे। तो सेल उसी तरह से होते हैं और ये सेल जो है हेक्सागोन का आकार के होते हैं तथा सेल एक बेस स्टेशन होता है। एक सेल में एक बेस स्टेशन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप एक सेल का बेस स्टेशन आप अपने नज़दीकी टावर को मान लीजिए, तो सेल के अंदर का मोबाइल फ़ोन्स को सेल के बेस स्टेशन से संपर्क बना रहता है। जैसे अपने यहाँ का जो मोबाइल टावर है ये आपका सेल का जो है क्या कहते हैं कि बेस स्टेशन है और इससे हम लोग जिस भी सेल में हैं उस मोबाइल टावर से हम लोगों का कनेक्शन बना हुआ है। तो इस प्रकार के सेल की सभी कॉलों को बेस स्टेशन के द्वारा ठीक उसी प्रकार रूट की जाती थी जैसे कि साधारण टेलीफोन में लोकल एक्सचेंज काम करता था। जैसे साधारण टेलीफोन में दोस्तों लोकल एक्सचेंज काम करता था, उसी तरह यहाँ पर अब कौन काम कर रहा है, अब आपका टावर काम कर रहा है जिसको हमने सेल बोला है। सेल का जो है सेल का आपका मेन वो जहाँ से ये लोग जुड़े हुए होते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ठीक इसी प्रकार बेस स्टेशन में कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगा होता था तथा जिसकी पावर आउटपुट इस प्रकार रखी जाती थी जिससे सेल के एरिया जो है संतोषजनक रिसेप्शन हो, किंतु समान फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करने वाले अन्य सेल्स में इंटरफेरेंस ना हो। ये इंटरफेरेंस इससे पहले वाले सिस्टम में होते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने डिज़ाइन किया कि ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करने के लिए बनाए लेकिन इनमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो दोस्तों देखिए मोबाइल संरचना हेतु एक सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया गया। देखिए कई सारे सेल्स को मिलाकर एक जो है सबसेल एक बड़ा सा सेल बना है, कई सारे सेलों को मिला के फिर इनको आपस में मिला दिया गया। तो मतलब छोटे से छोटे जियोग्राफिकल एरिया को मिला के बड़ा जियोग्राफिकल एरिया बनाया गया, बड़ा नेटवर्क बनाया गया है। और उसी तरह से जब यूज़र इनके अधिक हो गए तो इन्होंने सेल में भी सबसेल बना दिए। एक सेल में कई सारे छोटे छोटे सबसेल बना दिए और उसको विभाजित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यूज़र ज़्यादा हो गए तो इन्होंने चैनल की मांग ज़्यादा की तो इन्हें अपने चैनल की फ्रीक्वेंसी की बैंड की लेंथ बढ़ानी पड़ी। इस वजह से इन्होंने सेल्स में भी छोटे छोटे सबसेल्स बना दिए ताकि इनकी चैनल कैपेसिटी बढ़ सके। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी एलोकेशन की, आवृत्ति आवंटन की। तो स्पष्ट है कि पड़ोसी सेल समान फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तथा समान फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले सेल के मध्य एक न्यूनतम दूरी रखना आवश्यक है जिससे कि इन सिग्नलों का छीड़ ना हो जाना, ताकि ये सिग्नल छीड़ ना हो जाए और इनके बीच में इंटरफियरेंस की संभावना समाप्त हो जाए। जैसा कि आपने चित्र में देखा था पहले वाले चित्र में 8.2a में, जहाँ पर ए अक्षर द्वारा प्रदर्शित सेल एक समान फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं तथा बी अक्षर द्वारा प्रदर्शित सेल दूसरी फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करते हैं और एक्सेट्रा। हर सेल अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्स करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो दो समान फ्रीक्वेंसी वाले सेल को एक साथ नहीं रखा जा सकता। दूसरे शब्दों में हम यह कह लें कि एक ही फ्रीक्वेंसी के दो पड़ोसी सेलों का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि यूज़र की संख्या बढ़ती है तो एक बड़े सेल को छोटे सेलों में विभक्त किया जा सकता, जैसे आपने फिगर में देखा था एक सेल के कई सारे सबसेल छोटे छोटे सबसेल्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि जब सेलुलर संचार में नैरो बैंड आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नैरो बैंड FM प्रयुक्त किया जाता है तो जो आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है वो 25 किलोहर्ट्ज़ का अंतर उन दोनों के बीच में होता है तथा सेलुलर मोबाइल संरचना की आवृत्ति कुल बैंडविड्थ के लगभग 280 चैनल को सपोर्ट कर सकती है। तो
सेलों का आकार पूरी सेलुलर रेंज में समान होना आवश्यक नहीं है। भीड़ वाले क्षेत्रों में सेल का आकार छोटा हो सकता है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा होंगे। जैसे शहरी क्षेत्रों में कई सारे उपभोक्ता होते हैं, यूज़र ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ सेल छोटे छोटे बनाए जाते हैं, कम एरिया रखा जाता है सेलों का। और गांव के एरिया में, जैसे कम घनत्व वाले एरिया, गांव के एरिया, पहाड़ी एरिया, जंगलों वाले एरिया, नदियों वाले एरिया, वहाँ पर इनका जो है बहुत बड़ा सेलों की साइज़ बहुत बड़ी रखी जाती है क्योंकि कम यूजर्स हैं। तो जब उपभोक्ता द्वारा अपने नंबर पर फ़ोन से कॉल किया जाता है तो उसका यंत्र बेस स्टेशन से आप अपना टेलीफोन नंबर भेजता है। तो बेस स्टेशन टेलीफोन को एक फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन हेतु आवंटित करती है। तो जब उपभोक्ता को बातचीत समाप्त हो जाती है तो वह फ्रीक्वेंसी डेड लोकेट कर दी जाती है। मतलब पहले तो उसको फ्रीक्वेंसी दी जाती बात करने के लिए, जब बात खत्म होती तो फ्रीक्वेंसी वो फिर से किसी दूसरे को दे दी जाती है, वो फ्रीक्वेंसी वहाँ से डेड लोकेट कर दी जाती है ताकि उसी सेल में दूसरे यूज़र को उपलब्ध करा सके, दूसरा यूज़र भी बात कर सके। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक उपभोक्ता एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। मतलब अगर आप यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, आप दूसरे स्टेट में किसी के पास फ़ोन कर रहे हैं, या मान चलिए इसी स्टेट में बात कर रहे हैं बट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे बंदे को बात करना चाहते हैं आप कि आपका जो टावर का एरिया है उस एरिया में ना हो, आपके सेल के एरिया में ना हो। तो उपभोक्ता को एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए जो कैरियर फ्रिक्वेंसी में चेंज किया जाता है, यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट आसान है। इसके लिए सिस्टम में विभक्त सेलों के बेस स्टेशन के साथ साथ एक मास्टर स्टेशन भी होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि विभिन्न सेलों द्वारा आवंटित फ्रीक्वेंसी से संबंधित जानकारी रखता है और सिस्टम की कार्य प्रणाली का प्रबंधन करता है। जब मोबाइल फ़ोन सेल में विचरण करता है तो बेस स्टेशन पर उसे रिसीव्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो जब सिग्नल टू नॉइस रेशियो के एक निर्धारित मान से कम हो जाती है तो बेस स्टेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वह यह जानकारी अपने मास्टर स्टेशन को दे देता है कि अब मास्टर स्टेशन उस सेल के आसपास के सभी सेलों के बेस स्टेशनों पर चेक करता है कि उस मोबाइल फ़ोन में रिसीव किए जा रहे सिग्नल का सिग्नल टू नॉइस रेशियो किस स्टेशन पर अधिक है। तो उसी स्टेशन पर कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और यूज़र की ट्रांसमिटेड तथा रिसीव आवृत्ति को भी इस नए बेस स्टेशन में ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया जाता है। तो हालांकि यह प्रक्रिया कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना कम समय इसमें लगता है कि कुछ मिली सेकेंड का, जिससे उपभोक्ताओं के कॉल में कोई रुकावट प्रतीत नहीं होती है। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन का कंट्रोल एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में देने की प्रक्रिया को हम हैंड ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंड ऑफ। और यह लगभग 300 मिलीसेकंड में लगता है हैंड ऑफ करना। और दोस्तों सेलुलर संचार सेवाएं साधारण टेलीफोन सेवाओं से महंगी होती हैं और मोबाइल यूनिट का डिज़ाइन भी जटिल होता है क्योंकि इसमें संपूर्ण फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ की कवर करने हेतु ऑटोमेटिकली ट्यूनेबल ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। दोस्तों कभी कभी आप फ़ोन कीजिए तो फ़ोन करने के बाद ऐसे कोई रिंग नहीं बजती है, रिंग बजने से पहले ऐसे आवाज़ आती है, टू 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 टू, ऐसे चलती रहती है। तो दोस्तों यह आपका जो बेस स्टेशन होता है यह हैंड ऑफ करने की कोशिश करता है, या कोशिश करता है, ढूंढ रहा होता है उस समय में कि आप जिसको कॉल लगा रहे हैं वो किस एरिया में है। फिर मास्टर स्टेशन को भी देता है, तो वो भी सर्च करता है। जब आपका कॉल लग जाता तो बेल जाता, अगर नहीं लगता है तो यह अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसा नहीं कहता कि हम ढूंढ पाने में असमर्थ हैं या ये सब हमारी टेक्नोलॉजी ख़राब, ये आपको बताता कि आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र से बाहर है। मतलब उन्होंने उसको ढूंढ नहीं पाया, लेकिन वो अपनी कमी नहीं बताते, वो बताते हैं कि नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। तो चलिए यही बातें दोस्तों हम इंग्लिश में जानते हैं क्या क्या होता है। इंग्लिश में जो इंग्लिश वाले भाई हैं उनके लिए भी यह समझने योग्य बातें हैं कि द एम ऑफ द सेलुलर सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड पर्सनल टेलीफोन सर्विस टू सब्सक्राइबर ऑन द मूव, and the cellular communication region is geographical divided into the cell, and the theory cells is a hexagonal but practice they are the less regular in the shape। तो वही सारी बातें इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। छोटे से में जितना हमने सेलुलर में पढ़ा, सेलुलर टेलीफोनी में पढ़ा, इसका एक निष्कर्ष है कि सेलुलर टेलीफोनी में भौगोलिक क्षेत्रों को छोटे छोटे सेल्स में बांट दिया जाता है, ठीक है, और प्रत्येक सेल का एक बेस स्टेशन होता है और एक सेल के सभी मोबाइल टेलीफोनों का संपर्क बेस स्टेशन से रहता है। जैसे आपका मोबाइल का कनेक्शन टावर से है
तो बेस स्टेशन द्वारा ही कॉल करने के लिए फ्रीक्वेंसी एलोकेट की जाती है। और यदि कोई उपभोक्ता एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है तो पहला बेस स्टेशन यह सूचना मास्टर स्टेशन को देता है तथा मास्टर स्टेशन चेक करता है कि उपभोक्ता कौन से सेल में है तथा इसके पश्चात मोबाइल फ़ोन का कंट्रोल उस सेल के बेस स्टेशन को दे देता है। तो दोस्तों ये रही बात आपकी मोबाइल सेलुलर टेलीफोनी की। अब बात कर लेते हैं कि मोबाइल सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोबाइल सिस्टम में आपका जो है एनालॉग एंड डिजिटल टाइप होता। तो इस वीडियो में हम एनालॉग देखेंगे। अगली बार जब हम आपको जीएसएम बताएंगे तो जीएसएम जो होता है ग्लोबल सिस्टम जो होता है उसमें आपका जो है डिजिटल टेक्निक्स का यूज होता है। तो इसमें एनालॉग था यूज़, इस वजह से हम इसमें आपको एनालॉग बता देते हैं। अगला जब डिजिटल की बात आएगी उसमें जीएसएम देखेंगे हम लोग, तो उसमें हम डिजिटल के बारे में जानेंगे और जीएसएम भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि प्रथम जनरेशन के सेलुलर पद्धतियाँ जो थी वो आपकी एनालॉग थी और दूसरी जनरेशन की जो सेलुलर पद्धतियाँ थी वो आपकी डिजिटल आई। तो जो आपका AMPS था वो आपका एनालॉग सिस्टम है, जबकि एक नया डिजिटल सिस्टम उभर कर सामने आए हैं। तो चलिए एनालॉग की जो लिमिटेशंस थी, क्यों एनालॉग के ऊपर हमने डिजिटल का यूज़ करना शुरू किया, तो क्या क्या लिमिटेशंस थी वो देखते हैं। कि एनालॉग सेलुलर में फ़ोन असुरक्षित रहता था। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति एक ऑल बैंड रेडियो रिसीवर या स्कैनर की सहायता से ट्यूनिंग करके सेल में होने वाली बातचीत सुन सकता था कोई भी, क्योंकि यह मैसेज इनक्रिप्टेड नहीं होते थे, इन मैसेज में कोई इनकोडिंग नहीं की जाती थी। तो कोई भी एक ऑल बैंड रेडियो रिसीवर ले ले और सुन ले बात, आप चाहे जो बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक बार राजकुमारी DI तथा उनके प्रेमी की बातचीत पकड़ी गई थी जो कि अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। तो अधिकतर सेलुलर उपभोक्ता इस बात को नहीं समझते हैं कि एनालॉग सेलुलर फ़ोन असुरक्षित है। वह अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर तथा अनकॉन्फिडेंशियल सूचनाएं फ़ोन पर देते रहते हैं, तो इस वजह से आपका असुरक्षित हो जाता है। एयर टाइम में चोरी एक अन्य समस्या है। आपको पता नहीं आपकी कॉल कोई सुन रहा है, चोरी कर रहा है, आपके पर्सनल डिटेल्स को शेयर कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो दोस्तों एक ऑल बैंड रिसीवर को कंप्यूटर से जोड़कर कोई चोर कंट्रोल चैनल को मॉनिटर कर सकता है तथा मोबाइल टेलीफोन को 32 बिट सीरियल नंबर तथा 34 बिट फ़ोन नंबर रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस नंबरों की वह अपनी कॉल हेतु तब तक प्रयोग कर सकता है जब तक शिकार को अपना अगला बिल नहीं मिल जाता। मतलब यह सिस्टम आपका होता था क्या कहते हैं कि ऐसा सिस्टम होता था कि बिलिंग आपको बाद में देनी पड़ती थी। ठीक है, तो क्या होता था कि अगर आप पूरे महीने भर यूज़ करते थे तो इसके बाद आपको बिल देना पड़ता था, जैसे पोस्ट पेड में आजकल सिस्टम है। तो उसी तरह से सेलुलर टेलीफोनी में भी था, एनालॉग सेलुलर टेलीफोनी में जैसे पोस्ट पेड आजकल समय में है कि आप पहले यूज़ कर लीजिए इसके बाद बिल आती है। तो अगर कोई आपके टेलीफोन को इनक्रिप्ट कर ले, मतलब कि चोरी कर लेता था उसके डाटा को, तो क्या करता था कि पूरे महीने भर उससे चलाता था। जब तक आपके पास बिल जाती था आपको पता चलता अरे यार हम इतना यूज़ कैसे हो गया, मैंने तो इतना बात ही नहीं की। तो ये सारी इसकी जो है कमियां थी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है डिजिटल लाया। और डिजिटल में क्या हुआ कि इस समस्या को इनक्रिप्शन द्वारा सॉल्व किया गया। हर एक कॉल का इनक्रिप्शन होता था, इनकोडिंग होता था और वही डिकोड कर पाता था, वही रिसीवर डिकोड कर पाता था जिस रिसीवर के पास आपने कॉल किया है। तो दोस्तों सेलुलर टेलीफोनी में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जीएसएम के बारे में बात करेंगे, एमसीएस के प्लेलिस्ट में जब हम आएंगे। अगर एमसीएस के प्लेलिस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम अगले वीडियो में हम जीएसएम के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हों तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में आपको कुछ गलत लगे, आप कुछ हमको अपना फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, और बताएं कि वीडियो में क्या क्या कमी है, मैं और क्या क्या सुधार सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।